पाएंगे आर्कटिक वृत्त। क्या पाएंगे? आर्कटिक वृत्त। तो ये आपके 3 ऐसी प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं जिनके बारे में आपको याद होना चाहिए। आ जाएंगे पश्चिमी इलाका पर। कहां पर? पश्चिमी इलाका पर। पश्चिमी इलाका पर आप पाएंगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? घास ही घास है, घास ही घास है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम हो रही है। 1 डिग्री का होता है तो हम आधा क्यों लेते हैं? क्यों कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर है? तो आप बताएंगे साफ साफ शब्दों में, पृथ्वी के झुकाव के कारण। पृथ्वी के 23 डिग्री झुकाव के कारण, झुकाव के कारण। इससे आपको जो आपको कहाँ मिलेगा? आपको राजस्थान साइड में मिल जाएगा। फिर आपका 5वां और अंतिम आता है ये हिमालय वाला क्षेत्र, जहाँ पर हम समझते हैं कि यहाँ पर किस तरह का पाया जाता है? हिमालय का, सॉरी हिमालयन वेजिटेशन, यानी कि हिमालय वनस्पति। हेलो डियर ऑफिसर्स, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज की क्लास में आप क्या सीखेंगे उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आज की क्लास 3 सेक्शन में डिवाइड है, जिसमें आपको एक बताया जाएगा मेंस आंसर राइटिंग के लिए कि प्रीवियस होमवर्क आपको क्या दिया गया था। अगला है आपका एजेंडा। इसमें हम समझेंगे कि आज की क्लास में हमें क्या क्या अध्ययन करना है। वैसे आपने थंबनेल से समझ लिया होगा कि आपको क्या अध्ययन करना है। फिर हम समझेंगे कि आज का होमवर्क आपको क्या है जो कि प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। एक बार समझ लेते हैं स्लाइड्स के थ्रू। सबसे पहले आपको समझना होगा कि अक्षांश रेखा क्या होती है। इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है पिछली क्लास में। तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो फिर आप पिछली क्लास को देख लीजिएगा। अगर आप जानते हैं और जानना चाहते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है तो आप इस चीज को देखिएगा। और अगर आप थंबनेल देख कर आए हैं कि हमें क्या देखना है, तो अगर आप ऑफलाइन देख रहे हैं तो कम से कम आपको 5 मिनट स्किप कर लेना है। आप 5 मिनट टैप करके बढ़ा लीजिए। अब बात करेंगे एजेंडा की। तो एजेंडा में हम समझेंगे कि आज हमें क्या पढ़ना है। पहले हमें कुछ प्री रिक्विजिट है, हम समझेंगे वो क्या क्या है, हमें वो समझेंगे। फिर हम समझेंगे कौन कौन सी ऐसी प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं जो हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। फिर हम ये भी समझेंगे कि 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री हम क्यों लेते हैं, जबकि हमारा जो मानक अंतर डिग्री है वो 1 डिग्री का है। इसके बाद ये जो डिग्रियां होती हैं, ये जो आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये पृथ्वी के तापमान कटिबंध को कैसे निर्धारित करती हैं, के बारे में भी हम समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि जो पृथ्वी के तापमान कटिबंध को निर्धारित करती हैं, ये कटिबंध कैसे हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, कैसे हमें जानकारी प्रोवाइड करते हैं कि इस तापमान कटिबंध का नाम सुनते ही हम वहां पे किस तरह के फसलों, किस तरह के जीवों और किस तरह के वनस्पतियों की धारणा अपने मन में बना लें। इसके बाद हम एक एक करके क्षेत्रों को समझेंगे। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की चर्चा आज हम करेंगे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हम विषुवत रेखीय चर्चा की भी करेंगे और साथ में सवाना क्षेत्रों की भी चर्चा करेंगे। सवाना क्षेत्रों में हम ये भी समझेंगे कि हम पूर्व से पश्चिम की ओर जब जाते हैं तो वहां पर वर्षा के कम होने के कारण किस तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं वहां के वनस्पतियों पर। इसी के साथ एक मैप के थ्रू भी हम समझेंगे कि क्या है ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन। फिर हम समझेंगे कि ऐसे कई सारे प्रदेश हैं जहां पर जो वर्षा है, वर्षा डिपेंड करती है, यानी वर्षा निर्धारित करती है, सॉरी निर्धारित वर्षा जो है आपके निर्भर करती है आपके अलग अलग क्षेत्रों पर, अलग अलग वहां के वायु पर और यहाँ तक कि ऋतुओं पर। तो ऋतुओं के बदलने पर किस तरीके से वहां का जो वर्षा है वो बदल जाता है। जैसे आपका एक एग्जाम्पल आपको भारत मिल जाएगा। इस तरीके से आपका एजेंडा पूरा होगा और फिर हम आज के क्लास में लेंगे आज का होमवर्क जो कि प्रीलिम्स के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। फिर इस तरीके से आपकी क्लास होगी। ये क्लास लगभग 40 से 45 मिनट के रहने वाली है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। तो शुरू से शुरुआत में आप समझिए, पहले आपको समझना है कि जो प्रश्न है अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। मैं अगेन आपसे कहता हूं, अगर आप थंबनेल देख के आए हैं और देखना चाहते हैं अपने मेन कंटेंट को तो आप 5 मिनट स्किप कर दीजिएगा अगर आप लाइव में नहीं है तो। चलिए बात करते हैं अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी पड़ती है
प्रस्तावना, मुख्य भाग, और इसके बाद आप सार कह लीजिए। क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं मेंस एग्जामिनेशंस की, तो मेंस एग्जामिनेशन में सबसे महत्वपूर्ण है, इवन पूरे यूपीएससी में ये महत्वपूर्ण है कि आप आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। अगर आपकी आंसर राइटिंग ठीक है तो आपके पास कम ज्ञान होने के बावजूद भी आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको अत्यधिक ज्ञान है और आप आंसर राइट ही नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप इस प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दे सकते हैं। इसी को देखते हुए हमने ये कोशिश की है कि आपकी हर क्लास में, हर अल्टरनेट क्लास में एक मेंस का और एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन रहे। चलिए, ये क्वेश्चन हम बनाते कहाँ से हैं? जो हम आपको पढ़ाते हैं वहीं से आपको प्रश्न बना के देते हैं। तो प्रस्तावना में आपको कम से कम 20 से 25 शब्द लिखना है, 20 से 25 शब्द। फिर आप सार में समझ लीजिए, सार में भी आप 25 से 30 शब्द रख सकते हैं, ये आगे पीछे हो सकते हैं। और आपको कोशिश करनी है कि 80 से 100 शब्द आपको कहाँ रखने हैं? मुख्य भाग में। अब देखिए, प्रस्तावना में आप क्या करेंगे? प्रस्तावना में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? परिभाषा। मुझे उम्मीद है कि आपको परिभाषा याद होगी। यहाँ पर मैं परिभाषा की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इसके बारे में हमने आपको बता रखा है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मुख्य भाग की। यहाँ पर आप एक बार परिभाषा को बताते हुए ध्यान रहे, परिभाषा को सामान्य से थोड़ा हटकर कीजिएगा। यहाँ पर एक आप ग्लोब का चित्र भी बना देंगे, जहाँ पर आप 0 डिग्री लेंगे और ऐसे कोई कोण दिखा दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हो गया आपका 60 डिग्री। इस बिंदु को ए दिखाइएगा और यहाँ पर भी आप दिखाएगा, ये है आपका 60 डिग्री और ये है आपका बी। इस रेखाखंड को ही हम क्या बोलते हैं? अक्षांश। इस बात को आप अपनी परिभाषा के हिसाब से समझाइएगा। कैसे समझाना है मैंने आपको क्लास में बता रखा है। जब आप परिभाषा को समझा लेंगे तो आप इसके थोड़े से महत्व को समझाइएगा। महत्व को समझाने के लिए आप बताइएगा कि कैसे ये तापमान से संबंधित हमें क्या करता है? अत्यधिक जानकारी देता है। क्यों हम बात करते हैं, जो कि हम आज की क्लास में करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें बताएंगे कि किस तरीके से ये ताप कटिबंध को निर्धारित करता है और हमें इनके बारे में भी जानकारी देता है। इसी के साथ हम जान सकते हैं कि किस तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं और किस तरह के यहाँ पर जीव पाए जाते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ वनस्पतियां और जीव नहीं, आपने हमारे साथ पढ़ा है समुद्र विज्ञान और अभी हम चर्चा कर रहे हैं जलवायु विज्ञान की। तो क्योंकि आप तापमान के बारे में भी जानेंगे तो आप ये भी बता सकते हैं कि हम महासागरीय जल के बारे में भी इसके हिसाब से चर्चा कर सकते हैं। अब जानने को तो हम बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन याद रहे आपके पास जो शब्द सीमा है वो 80 से 100 है। तो आप कोशिश करिए कि आप परिभाषा, महत्व और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को अपने हिसाब से सेट करिए। आप कहेंगे सर आप ही क्यों नहीं लिख के दिखा देते? पीछे कारण है कि यूपीएससी किसी का स्टैंडर्ड वे नहीं लेती। यूपीएससी चाहती है कि आपका जो उत्तर हो वो आपका स्वतंत्र हो और आपका मूल हो। तो आपको इसलिए मैं खुद बता देता हूँ हिंट कि ये करना है आपको। आप कहेंगे तो एक दो आंसर राइटिंग में खुद करके दिखा दूंगा। चलिए, अब आते हैं सार में। सार में आप कुछ महत्व को, जो आपने महत्व यहाँ पर बताया, उस महत्व को यहाँ पर आप मुख्य रूप से फोकस करेंगे। वो महत्व क्या क्या है वो आज की क्लास में आप जानेंगे और इसी के साथ साथ आपने कुछ प्रीवियस क्लास के बारे में जाना है। जब आप इतना आंसर राइटिंग कर देते हैं तब आपको, क्योंकि 150 वाले जो शब्द होते हैं वो 10 नंबर के होते हैं, तो 10 में से आप कम से कम 6 या फिर 7 अंक प्राप्त कर लेंगे। जो विद्यार्थी ये समझते हैं कि 6-7 अंक तो बहुत कम है, परेशान मत होइए। जो आपका फर्स्ट टॉपर होता है उसके ही 60-70% भी बनने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो अगर आप 10 में से 6 पा रहे हैं तो इज़ नॉट अ बैड थिंग, या आपका एक अच्छा मार्क्स है। इस तरीके से आपका मेंस आंसर राइटिंग क्लियर हो जाएगा। आप लिखिएगा, मुझे आप इंस्टाग्राम हैंडल पर सेंड भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब बात करते हैं आज की क्लास में क्या क्या है। आज की क्लास को समझने के लिए सबसे पहले आपसे हम अपेक्षा करते हैं कि आपको कुछ चीज़ें आती होंगी। नहीं आती तो चलिए चर्चा कर लेते हैं। आपको पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है? गोल है। क्या है? पृथ्वी गोल है। तो जैसे ही आप बोलते हैं तो ये बात गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी गोलार्ध है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जियोइड। इस नाम को याद रख लीजिएगा, जियोइड। यानी कि पृथ्वी का जो सरफेस है कुछ इस तरीके से है, बीच में उभरा हुआ और निचली की तरफ ऐसे चपटा हुआ।
कुछ इस तरह। तो आपका जो पृथ्वी है वो गोल ना होकर क्या है, गोलाभ। पहला जो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, आप गोल बोल सकते हैं लेकिन जानते रहिए वास्तव में गोलाभ होता है। दूसरी बात कि ये आपकी इस तरह रहती है, मतलब पृथ्वी झुकी नहीं रहती है, तो ये बात भी क्या हो जाएगी, गलत। यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी आपकी क्या है, गोलाभ भी है। वेट करिए, पृथ्वी आपकी गोलाभ है। वेट, और इसी के साथ साथ इरेज करना है मुझे। वेट, हाँ, पृथ्वी आपकी क्या है, गोलाभ है। वेट वेट, पृथ्वी आपकी गोलाभ है और इसी के साथ साथ ये क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये झुकी क्यों हुई है इसके बारे में हमें चर्चा नहीं करनी है। ये इसका कहलाता है अक्ष। इतनी उम्मीद करते हैं आपको पता होगा, नहीं पता तो आप समझ लीजिए। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपका क्या होता है, सूर्य। क्या होता है, सूर्य। आप कहेंगे सर मुझे इतनी बात पता है, आप इसमें नया क्या बता रहे हैं। नया ये है, यहाँ पर जो आपकी लगभग बीच में पड़ती है विषुवत रेखा जिन्हें हम बोलते हैं, वहां पर जो प्रकाश की किरणें हैं वो लगभग लगभग सीधी पड़ती हैं। जबकि इसी टिल्ट के होने के कारण, इसी झुकाव होने के कारण जो आपकी ध्रुवों की तरफ प्रकाश की किरण है वो हल्की पड़ती है। अब आप कहेंगे सर इससे क्या प्रभाव होगा, इससे ये होगा कि ये तापमान को निर्धारित करेगा, तापमान को निर्धारित करेगा। आपके मन में प्रश्न उठेगा सर कैसे, कैसे ये तापमान को निर्धारित करेगा। बड़ा सिंपल है, अगर आप धूप के सामने रहिए, अपनी आंख को देखिए तो देखिए आपको कितनी ज़्यादा धूप लगेगी। अगर आप किसी धूप, मतलब धूप में आप तब भी रहिए लेकिन प्रकाश की किरण आप पे सीधी ना पड़ के तिरछी पड़ रही है, जैसे कि आपका शाम का समय हो गया, आपका शुरुआत का सुबह का समय हो गया, तो आपको प्रकाश की जो किरणें हैं उतनी भी आपको चुभेंगी नहीं। यानी कि जहां पर आपका प्रकाश की किरण सीधे पड़ेंगी, यानी इस क्षेत्र में यहाँ पर गर्मी अत्यधिक होगी। और जैसे जैसे हम ऊपर यानी कि उत्तर की ओर जाएंगे या नीचे यानी कि दक्षिण की ओर जाएंगे, हमारा तापमान घटता जाएगा। अगर आप इस फिगर से नहीं समझ पाए तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आपकी प्रकाश की किरणें आ रही हैं, देखिए, और यहाँ पर क्या पड़ेंगी, लगभग लगभग इस इक्वेटर वाले साइड पे आपके सीधे पड़ेंगे। और यहाँ पे जैसे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका ये ठंडा प्रदेश होते जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की किरणें सीधे नहीं पड़ेंगी। तो ये थी आपकी पूर्व अपेक्षा। आप समझते हैं आज के कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले आपने पिछली क्लास में समझा कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाओं के बारे में समझने के बाद आपको ये समझना होगा कि कौन कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं मानी जाती हैं। मान लीजिए ये है आपका कुछ पृथ्वी, जो कि सही नहीं बना है, बट मान लीजिए आपका एक यहाँ पर मिलता है आपको 0 डिग्री, जिसकी चर्चा हमने की भी थी। फिर आपको यहाँ पर मिलता है 23.5 डिग्री, कौन सा, 23.5 डिग्री। फिर आपको यहाँ पर मिल जाता है 66.5 डिग्री। इसको मैं एक बॉक्स में से बना देता हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एक आपका है 23.5 डिग्री, एक है आपका 0 डिग्री। फिर ऐसे ही आपको नीचे की ओर भी मिलता है, ये हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री, और ये आपका हो जाएगा 66.5 डिग्री। अब इन्हीं का कुछ नाम होता है, जरा उसे समझ लेते हैं। जो 0 डिग्री है इसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भूमि को, हमारे पृथ्वी को एक तरीके से आधे पार्ट में डिवाइड कर देती है। इसके बाद जब आप उत्तर में जाएंगे, ध्यान रहे ऊपर की ओर जब आप जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं उत्तर। जब आप ऊपर की ओर जाएंगे उत्तर में तो आपको एक अक्षांशीय रेखा मिलेगी जो कि है 23.5 डिग्री, तो इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्लास में आपने कई बार पढ़ा होगा और किताबों में भी पढ़ा होगा कर्क रेखा क्या होती है। तो कर्क रेखा कुछ नहीं, कर्क रेखा एक अक्षांशीय रेखा है जो कि पृथ्वी के उत्तर में 23.5 डिग्री पर पाई जाती है। इसी के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो 66.5 डिग्री उत्तर में आप पाएंगे आर्कटिक वृत्त। क्या पाएंगे, आर्कटिक वृत्त। तो ये आपके 3 ऐसी प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं जिनके बारे में आपको याद होना चाहिए। याद कर लीजिए मेरे साथ। बीच वाले को बोलेंगे भूमध्य रेखा, या कहीं कहीं पर इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। उत्तर में ही बात करें 23.5 डिग्री तो इसको बोलेंगे कर्क रेखा। फिर 66.5 को बोलेंगे आर्कटिक वृत्त।
इसी तरीके से हम नीचे वाले की बात करें तो नीचे जब आप आते हैं 23.5 पे तो इसे हम बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। और इसी के साथ 66.5 वाले को हम बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त। अब ध्यान से इस बात को समझिएगा कि अगर आप 23.5 डिग्री ऊपर हैं तो आप हैं कर्क रेखा में, अगर आप 23.5 डिग्री नीचे हैं तो आप हैं मकर रेखा में, अगर आप 66.5 दक्षिण में हैं तो अंटार्कटिक, 66.5 आप उत्तर में हैं तो आर्कटिक। अगर इतने में आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताइएगा, हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। अगर आप वहां नहीं समझ पाए तो यहाँ देखिए, यह है आपका 0 डिग्री, यह है आपका 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर इसे इंग्लिश में बोलते हैं। यह है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे 23.5 डिग्री के नाम से भी जानते हैं। और यह है आपका आर्कटिक सर्कल जिसको हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त पे। ये 66 नहीं है, 66.5 है, यानी 66.5। इसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं मकर रेखा को, और अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी, अंटार्कटिक वृत्त को। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई। प्रश्न उठना चाहिए, सर आपको याद है आपने हमें एक चीज बताई थी, वो चीज क्या थी? जरा हम आपको बता देते हैं। जब हम आपको अक्षांश रेखा पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि हमने इसे क्या माना था? 0 डिग्री। फिर ऐसे ही आपका क्या बनता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते आप 90 डिग्री तक यहाँ पर पहुंच जाते हैं। याद है ना आपको? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। ऐसे में प्रश्न उठता है, सर अगर आपके पास 1 डिग्री 2 डिग्री का स्टैंडर्ड फॉर्म है तो आपने आधा डिग्री क्यों लिया? मन में प्रश्न उठा, आधा डिग्री? ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने बताया ना, 23.5 को बोलेंगे कर्क, 66.5 को बोलेंगे आर्कटिक, 23.5 अगर दक्षिण में है तो बोलेंगे मकर, और 66.5 दक्षिण में है तो बोलेंगे अंटार्कटिक। सर आपने 23.5 ही क्यों लिया? आखिरकार 23.5 को ही हम कर्क रेखा या मकर रेखा क्यों बोलते हैं? इसके पीछे का एक लॉजिक है, और यह आपके लिए जानना बहुत अत्यधिक है क्योंकि यूपीएससी में इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखिए क्या रीजन है। वास्तव में हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, कुछ कुछ 23.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई है। पृथ्वी क्या है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इतनी बात आपको समझ आई होगी। ये है पृथ्वी का एक्सिस, जिसे हम एक्स वाई से दिखा देते हैं। हम मानते क्या है? हम मानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी है? ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये है पृथ्वी का वास्तविक रूप, और कैसा हम मानते हैं कि पृथ्वी ऐसी है। और 0 डिग्री कहां पर है? यहां पर। और ऐसे में जो हमने अक्ष माना है क्या है? ये सीधे सीधे एक्स और वाई। जरा जरा ध्यान से समझिए, हमने एक्स और वाई माना है, और ऐसे में हम मान लें कि 0 डिग्री कहां पर है? यहां पर। लेकिन वास्तव में पृथ्वी कैसी है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यानी रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी आपकी कैसे बनेगी? पृथ्वी आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी, ऐसे। और ये आपकी झुकी हुई है 23.5 डिग्री, एक्स वाई। अब कहेंगे सर पहले और तीसरे फिगर में क्या अंतर है? अंतर ये है कि यहां पर आपने माना था कि 0 डिग्री कैसा होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 0 डिग्री। लेकिन जब आप वास्तव में देखते हैं तो पृथ्वी क्या है? थोड़ी सी झुकी हुई है। यानी कि अब आपका 0 डिग्री यहां ना हो करके ये भी थोड़ा सा झुक जाएगा। समझ पा रहे हैं ना कैसे? जैसे ये आपका गोला है, इसको थोड़ा सा, और ये मानिए ये है आपका 0 डिग्री, और अगर हम इसको घुमा दे थोड़ा सा ऐसे, देखिए ये आपका जो 0 डिग्री है ये क्या हो गया? थोड़ा सा तिरछा। तो यानी कि हमारा जो 0 डिग्री होगा वो 0 डिग्री यहां ना हो करके कहां पर होगा? यहां पर। ये होगा आपका 0 डिग्री। ये है आपका 0 डिग्री फेक, और ये आपका 0 डिग्री रियल। यानी आप देखेंगे इनके बीच में जो अंतर पाया जा रहा है वो कितने का है? 23.5 डिग्री का। जो ये अंतर पाया गया, इसी 23.5 डिग्री का अंतर हम ध्यान में रखते हुए 0 डिग्री के बाद डायरेक्ट 23.5 डिग्री बनाते हैं। और अगर आप देखेंगे इनके बीच का अंतर हम देखें अगर, तो ये आपको लगभग मिल जाता है 66.5 डिग्री का। इसके अंतर को ध्यान में रखते हुए हमने बना दिया था आर्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक वृत्त। यह आपको बनाता है कर्क रेखा या मकर रेखा, और यह आपको बनाता है अंटार्कटिक या फिर आर्कटिक वृत्त। ये परिस्थिति पर निर्भर करता है कि आप उत्तर में है कि दक्षिण में।
उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अगर आपसे कोई पूछे कि मानक अंतर 1 डिग्री का होता है तो हम आधा क्यों लेते हैं, क्यों कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर है, तो आप बताएंगे साफ साफ शब्दों में पृथ्वी के झुकाव के कारण। पृथ्वी के पृथ्वी के 23 डिग्री झुकाव के कारण, झुकाव के कारण। इससे आपको यह भी याद रहना चाहिए कि जो हम आज तक मानते आए हैं कि पृथ्वी ऐसे सीधी है, सीधी नहीं है। पृथ्वी पृथ्वी 23 डिग्री झुकी हुई है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप उस वहां नहीं समझ पाए तो इस फिगर में समझिए। ये देखिए, आपको मैं पहले पेन चेंज कर लेता हूँ। पेन आपका लेते हैं रेड कलर का। ये आप देखिए, ये है आपका इक्वेटर। हम जनरली किसको मानते थे इक्वेटर? इसे, रेड वाले को। लेकिन वास्तव में इक्वेटर कौन है? आपका ये तिरछा वाला। क्यों? क्योंकि पृथ्वी आपकी क्या है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर पाया जा रहा है वो है 23.5 डिग्री। ये 23.5 डिग्री है, इसलिए आपका जो इक्वेटर है यहाँ पर होगा। अब इक्वेटर यहाँ पर होगा तो आप 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो लगभग लगभग यहीं कहीं आपको मिल जाएगा आपकी कर्क रेखा, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा मकर रेखा। इसके बाद जो 66 डिग्री अंतर पाया गया, इसी पर आपको यहाँ पर लगभग मिल जाएगा अंटार्कटिक वृत्त, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा आर्कटिक वृत्त। उम्मीद है इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ बच्चों के मन में प्रश्न हो सकता है, सर आपने पढ़ा दिया विषुवत रेखा, आपने पढ़ा दिया कर्क रेखा, आपने मकर रेखा के बारे में समझा, अंटार्कटिक और आर्कटिक समझा, लेकिन मेरा प्रश्न है सर आपने इसे क्यों समझाया? क्या इसका कोई महत्व है समझने का? तो उत्तर है जी हाँ, महत्व है। इससे हम समझ पाते हैं पृथ्वी के तापमान कटिबंध के बारे में। प्रश्न उठेगा सर कटिबंध क्या है? तो देखिए, कटिबंध का मतलब जो होता है एक ऐसे क्षेत्र से होता है जो उस क्षेत्र के बारे में एक विशेष जानकारी देता है, एक विशेष जानकारी देता है। यानी कि जब आप बात करेंगे कटिबंधों की, तो कटिबंध आपका कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र में एक विशेष जानकारी देगा। ज्योग्राफी में बात करें यानी भूगोल में, तो भूगोल में ये आपको वनस्पतियों से संबंधित जानकारी देगा। यह आपको वहां से जैव विविधता या जीवों के बारे में जानकारी देगा। ये आपको वहां के फसलों के बारे में जानकारी देगा। यहाँ तक कि ये जो आपके समुद्र विज्ञान में आपका बात करें तो ये आपके जल धाराओं के बारे में जानकारी देगा कि वहाँ की जल धाराएं ठंडी होंगी या गर्म। इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी तापमान कटिबंध की मदद से समुद्र विज्ञान में। अब देखिए, पृथ्वी के तापमान कटिबंध की बात करें तो हम फिर से बना लेते हैं क्या, एक पृथ्वी। और याद रहे जब हम अब पृथ्वी बनाएंगे तो हम इस तरह नॉर्मल बनाएंगे। 23.5 डिग्री केवल समझने के लिए होता है, और ये क्योंकि प्रैक्टिकल में हमें इस तरह बनाना दिक्कत होगी तो हम नॉर्मल ऐसे बना लेते हैं। तो ये है आपका 0 डिग्री, ये है आपका 23.5 डिग्री, और ये आपका हो जाता है 66.5 डिग्री। कहाँ पर? उत्तर में। इसी तरीके से ये आपका होगा 23.5 डिग्री, और सेम एज आपका ये भी होगा 66.5 डिग्री। मुझे उम्मीद है इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, अगर मैं थोड़ा कलर को चेंज करूं, आप जो ये 0 डिग्री से मतलब 23.5 में इस क्षेत्र को देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कहाँ पर मैं बता रहा हूं, इस बिंदु को मान लीजिए ए, इस बिंदु को मान लीजिए बी। ये आपका ए और बी हो गया। तो जो आपका ए बी वाला क्षेत्र दिख रहा है, कौन सा? ए बी वाला क्षेत्र, ए बी से ए बी वाला, ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। प्रश्न उठेगा सर आपने इसका नाम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्यों दिया? प्रश्न का उत्तर बड़ा सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की किरणें क्या कब पड़ती हैं? सीधे पड़ते हैं। यानी कि यहाँ पर तापमान अत्यधिक होगा, यहाँ पर गर्मी अधिक होगी। और उष्ण का मतलब ही होता है तापमान से गर्म होने से, यानी जहाँ पर ऊष्मा बहुत अत्यधिक हो। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो क्षेत्र बनता है उसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो अगर आपके मन में कभी भी उष्ण कटिबंधीय सुनते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसका मतलब होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में, इनके बीच का जो क्षेत्र बनेगा इसे ही हम क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। आगे आते हैं तो आगे हम यहाँ पर देखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। इस बार कलर हम रखते हैं ग्रीन।
आप देखिए ये है आपका मान लीजिए सी और ये है आपका डी, सेम है ये भी आपका सी और ये है आपका डी। तो सी डी की जब आप बात करेंगे, जो मैं आपको रंग करके दिखा रहा हूं, ये वाला जो क्षेत्र है आपका, याद रहे इसमें हम पूरा यहां से यहां तक नहीं लेंगे, जो सी डी वाला आपका क्षेत्र बन रहा है, यानी कि सी डी से लेकर के सी डी तक, एक सी डी ये और एक सी डी ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, जिसको मैंने ग्रीन से किया है, ये आपका कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। प्रश्न उठेगा सर इसका नाम शीतोष्ण क्यों है? देखिए आपने कभी ना कभी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बारे में सुना होगा। तो इसको हम शीतोष्ण कटिबंधीय इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर शीत भी रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया पिछली वाली स्लाइड्स में कि पृथ्वी का जो सूर्य का जो किरण है वो अब क्या पड़ेंगी, तिरछी पड़ना शुरू करेंगी। तो यहाँ पर कुछ जगहों पर शीत भी पड़ेंगी और कुछ जगहों पर उष्ण पड़ेंगी, यानी कि गर्मी और ठंडी का मिक्सअप रहेगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जहाँ पर ठंडक भी अत्यधिक मात्रा में रहेगी, लेकिन उतनी भी मात्रा में नहीं जितनी होनी चाहिए। इसके बाद हम ब्लू कलर से एक और डिजाइन कर लेते हैं, और वो है आपका ये वाला इलाका। वेट, ब्लू दिखेगा नहीं आपको, इसलिए हम डिसाइड करते हैं रेड से करते हैं। उम्मीद है आपको रेड दिख रहा होगा। तो आपका जो ये वाला क्षेत्र है इसको हम कह लीजिए ई एफ। ई एफ, तो जो ई एफ वाला आपका क्षेत्र है, यहां मैं लिख देता हूं ई एफ, इसको हम बोलते हैं शीत प्रदेश। क्या बोलते हैं? शीत प्रदेश, या फिर हम बोलते हैं ध्रुवों पे होने के कारण इनका नाम ध्रुवीय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी आपको जानना पड़े कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या है, आपके मन में आए शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या है, आपके मन में आए शीत प्रदेश क्या है, तो जान लीजिए ये किस पे डिपेंड करता है, कुछ प्रमुख अक्षांशीय वृत्तों पर। कौन कौन से? कर्क रेखा, मकर रेखा के बीच में पाए जाने वाले को हम बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और इसी के साथ साथ हम अगर देखें आर्कटिक वृत्त के में देखा जाए तो इनको हम बोलते हैं, आर्कटिक और अंटार्कटिक में, तो इनको हम बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और अगर हम ध्रुवों पे बात करें तो इनको हम बोलते हैं शीत प्रदेश। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इस फिगर में देख लीजिए। देखिए 23.5 डिग्री यहाँ पर और 23.5 डिग्री यहाँ पर, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा, इनके बीच में पाए जाने वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन, जिसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। फिर 66.5 से 23.5 डिग्री के बीच में पाए जाने वाले को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन, जिसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय। तो आपको ये यहाँ पर ग्रीन कलर से दिख जा रहा होगा। फिर पोलर जोन, यानी कि ध्रुवीय प्रदेश या फिर शीत प्रदेश, कहाँ? 66.5 से 90 डिग्री के बीच में। उम्मीद है आपको इतनी बात क्लियर होगी और आपके मन में अब कभी इस चीज को लेकर डाउट नहीं आएगा। अगर आता है तो मुझे जरूर बताइएगा। अब क्योंकि हमने समझ लिया है कि क्या है आपका कटिबंधीय क्षेत्र, तो अब हम समझेंगे कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बारे में हमने अभी अभी बात की। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, आप बताइए इसका विस्तार आपको कहां से कहां तक देखने को मिला? तो हम बोलेंगे इसका विस्तार कहां से कहां तक है। यह आपका 23.5 डिग्री उत्तर में और ये है आपका 23.5 डिग्री दक्षिण में, और यहाँ पे 0 डिग्री भी है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। जो आप इलाका देख रहे हैं ये वाला ग्रीन कलर का, तो ये कहाँ है? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो आपसे अगर कोई पूछे इसका विस्तार कहाँ है, तो आप बोलेंगे 23.5 से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। या अगर आपको सिंपल में बोलना तो आप बोलेंगे कर्क रेखा से मकर रेखा। प्रश्न उठता है सर जान लिया इसको, अब क्या करें? आप जानिए कि जहां पर, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की प्रकाश की किरणें क्या पड़ती हैं? सीधे पड़ती हैं। इससे क्या होगा? आपका तापमान अधिक होगा। अगर तापमान अधिक होता है तो ध्यान में रखिएगा वहां पर क्या होगा? आपका जो इवेपोरेशन है, यानी कि वाष्पीकरण, वाष्पीकरण भी क्या होगा? अधिक होगा। अगर वाष्पीकरण अधिक होता है तो वर्षा भी क्या होगी? अधिक। यानी ऐसे प्रदेश में वर्षा की मात्रा अधिक होती है। यानी आप कह सकते हैं जहां वर्षा अधिक होगी, जहां वर्षा अधिक होगी वहां पर क्या होंगे? आपके वर्षा वन पाए जाएंगे। प्रश्न उठता है सर वर्षा वन क्या होते हैं?
वर्षा वन वो वन होते हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, बस एक ओवरव्यू। तो यहाँ के जो आपके वन होंगे ये क्या होंगे, हरे भरे रहेंगे। ये सदा खिले रहते हैं और ये अपनी पत्तियां जल्दी झाड़ते नहीं हैं। और जब भी आप इस वन में जाएंगे तो आपको ये हरा भरा दिखेगा। लेकिन एक प्रश्न ये भी उठता है कि सर अगर ये अपनी पत्तियां नहीं झाड़ते और ये हमेशा हरे भरे रहते हैं तो ये जिंदगी अपनी कैसे मेंटेन करते हैं। इसके पीछे का एक छोटा सा कारण है कि ये जब पत्तियां क्या है अलग अलग महीनों में निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए जब ये पेड़ पत्तियां निकाल रहा है तो दूसरे पेड़ों पर अपने हरा भरा है। इससे क्या होता है कि चीजें समझ में नहीं आती कि ये कब हरा हो रहा है और कब जो है अपनी पत्तियां झाड़ रहा है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे जब हम पढ़ेंगे वन संसाधनों के बारे में। तो ये हो गया आपका हरे भरे के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो आपका यहाँ पे हरे भरे पाए जाएंगे इस तरीके से। और आप क्या जान सकते हैं, क्योंकि जब वर्षा वन होंगे और ये वर्षा वन जो होते हैं काफी घने होते हैं, जाहिर सी बात है अगर ये वर्षा वन घने हैं तो यहाँ पर जीवों का निवास भी होगा। किसका निवास होगा, जीवों का निवास। और जीवों का निवास अलग अलग तरह के जीव पाए जाएंगे, यानी फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जैव विविधता क्या होगी, अत्यधिक मात्रा में पाई जाएगी। उम्मीद है आपको इतनी बात क्लियर है। इसी के साथ आप बता सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है और यहाँ पर तापमान भी क्या है, अधिक है, यानी कि इस एरिया में जो आपके समुद्री जलधाराएं होंगी, जो जलधाराएं होंगी वो क्या होंगी, जलधाराएं वो क्या होंगी, गर्म होंगी। अब ये वाला अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया है, यानी कि आपका समुद्र विज्ञान थोड़ा सा कमजोर है। अगर नहीं आया तो डोंट वरी, आप समुद्र विज्ञान की प्लेलिस्ट देख सकते हैं जलधाराओं के ऊपर से। तो इतनी सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं केवल और केवल ये जानने से कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है। हमने समझा कि उष्णकटिबंधीय क्या है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा जिसे हम बोलते हैं और 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच का क्षेत्र। अब ध्यान से देखिए, जब हम 23.5 और 23.5 डिग्री कर्क मकर रेखा के बीच में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें एक क्षेत्र और देखने को मिलता है इसी में। कहाँ पर, एक होता है आपका 0 डिग्री, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो क्षेत्र होता है ये डिग्री वाइज बढ़ता है, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करते करते हम 23 24 23.5 में पहुंचते हैं। इसी तरीके से आपका 10 डिग्री यहाँ भी पड़ेगा, यानी अगर हम बात करें 10 डिग्री कहाँ पर, उत्तर, और 10 डिग्री दक्षिण। यानी अगर आप हैं 10 डिग्री कहाँ, उत्तर में, और 10 डिग्री आप कहाँ हैं, दक्षिण में। तो इनके बीच का जो क्षेत्र बनेगा इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखीय क्षेत्र। क्या आप मेरा मतलब समझ पाए? मतलब बड़ा सिंपल सा था कि सबसे पहले हम जाने कि आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है। फिर हमने देखा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी 10 डिग्री उत्तर से लेकर के 10 डिग्री दक्षिण के बीच को हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखीय क्षेत्र। अब प्रश्न उठेगा सर आपने इसको क्यों अलग से बांटा? इसके पीछे का रीजन है, वेट करिए, इसके पीछे का रीजन क्या है। रीजन ये है कि यहाँ पर जो वर्षा है वो अत्यधिक मात्रा में होती है। जाहिर सी बात है यहाँ पे वर्षा अत्यधिक मात्रा भी होगी, तो यहाँ पर जो अगले वाले आपके 10.5 के ऊपर है उनके मुकाबले यहाँ पर घने जंगल अत्यधिक मात्रा में पाए जाएंगे। उम्मीद है आपको इतनी बात क्लियर होगी। ध्यान से सुनिएगा, देखिए 10 डिग्री के ऊपर भी वर्षा होगी, 10 डिग्री दक्षिण के नीचे भी वर्षा होगी, लेकिन विषुवत रेखा पर तापमान अधिक होने के कारण वाष्पीकरण अधिक होगा। वाष्पीकरण अधिक होगा तो जाहिर सी बात है आपके यहाँ पर जो वर्षा वन है वो अत्यधिक मात्रा में पाए जाएंगे और उनपे घनापन भी अत्यधिक होगा। ये मत सोचिएगा कि सर ने उदाहरण क्यों नहीं बताया कि कौन कौन से वर्षा वन होते हैं, क्यों, क्योंकि उसका एक अलग टॉपिक है। अब बात करते हैं सवाना रीजन की, यानी कि सवाना क्षेत्रों की। सवाना क्षेत्रों की बात करें तो फिर से वही प्रश्न होगा, सर इसका विस्तार क्या है, इसका विस्तार क्या है? इसका विस्तार भी क्या है, बड़ा सिंपल है। आप क्या करिए, 10.5 डिग्री से लेकर के कहाँ चले जाइए, लगभग 15 डिग्री, और कुछ कुछ किताबों में 20 डिग्री दिए रहते हैं उत्तर में। या फिर आप चले जाइए 10.5 डिग्री से दक्षिण में, कहाँ पर, 15 डिग्री
से 20 डिग्री उत्तर में। नहीं समझ पाए, समझ लीजिए। देखिए, अगर ये है आपका मैप, ये है आपका 0 डिग्री, ये है आपका 10 डिग्री, यहाँ पर भी आपका 10 डिग्री, और यहाँ मान लीजिए है आपका 20 डिग्री, और यहाँ पर भी आपका क्या है, 20 डिग्री। तो आप सवाना क्षेत्र किनको बोलेंगे, मन में बैठा लीजिए अभी से, कभी नहीं भूलेंगे फिर आप। तो ये जो आपका 10 से 20 डिग्री वाला क्षेत्र है, सिर्फ इसी को, पूरा नहीं, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, सवाना क्षेत्र। सवाना क्षेत्र। सवाना क्षेत्र अपने ग्रासलैंड, वुडलैंड और इन दोनों के मिक्सअप के लिए काफी फेमस है। सवाना लैंड में एक चीज देखा गया है हमेशा, देखिए आपको मैप में दिख रहा होगा, ये जो आपके दिख रहे हैं ये 10 से 15 डिग्री वाले हैं। वेट करिए, कलर चेंज करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए लगभग 10 से 15 20 डिग्री वाले हैं, जिसमें भारत भी आपका आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया का भी कुछ पार्ट आपको देखने को मिलता है। हमें समझ में आ गया सवाना क्षेत्र क्या है। सवाना क्षेत्र की एक खासियत होती है, और वो खासियत ये है कि यहाँ पर जब आप पूर्व से क्या जाएंगे, पश्चिम की ओर। कहाँ जाएंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर। इसे कहीं पर लिख लीजिएगा जरूर। तो ऐसे में क्या होता है, जो वर्षा की मात्रा है, वर्षा की मात्रा ये क्या होती है, घटती जाती है, घटती जाती है। अब आप कहेंगे सर वर्षा की मात्रा घटती, तो हम क्या करें। आपको करना कुछ नहीं है, आपको जानना है वनस्पति पर इसका प्रभाव क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप पूर्व में रहेंगे, यानी आप ऑस्ट्रेलिया, भारत की तरफ रहेंगे, तो आपको वनस्पति जो है स्ट्रांग में दिखेंगी, यानी घनेपन में मिलेंगी। और जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे, आपका जो मैदान आएगा वो घासी का वाला मैदान आना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर आप पूर्व से ऐसे पश्चिम जाएंगे, पूर्व पश्चिम याद है ना, ये आपका ईस्ट होता है, इधर जाता है आपका वेस्ट। तो अगर आप इस डायरेक्शन से ऐसे जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको जो सवाना क्षेत्र है वहां पर जो वर्षावन है वो कम होते जाएंगे सवाना क्षेत्रों के मुकाबले। अब देखिए, इन्हीं को हम एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं। वेट, यहाँ पर हम चलाते हैं रेड पेन। देखिए, ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये आपका है सबसे पूर्वी क्षेत्र। यहाँ पर किस तरह के पाए जाते हैं, वुडलैंड पाए जाते हैं। ये आपका कौन सा क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र। ये भी आपका सवाना का ही एरिया है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वर्षा अधिक होती है, क्योंकि ये पूर्व में है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर क्या होंगे, घने घने जंगल पाए जाएंगे, और इस तरह का आपका कुछ व्यू बनेगा जैसा आप देख पा रहे हैं। इसके बाद जब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, पूर्वी और पश्चिम के बीच में रहेंगे, मतलब थोड़ा हम पश्चिम भी ओर चल चुके होंगे और पूर्व में भी, तो यहाँ पर आपको पार्क लैंड जैसी परिस्थितियां मिलेंगे। पार्क लैंड का मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पर पार्क कर सकते हैं कोई भी चीज, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर आपको जंगल और प्लस घास दोनों मिलेगा। जंगल का क्या तात्पर्य है, जंगल का तात्पर्य है कि यहाँ पर आपको जो क्षेत्र मिलेंगे वहां पर पेड़ भी दिखेंगे और घास भी दिखेगी, लेकिन पेड़ और घास की मात्रा बहुत अत्यधिक नहीं रहेगी। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर पेड़ भी हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर, और घास भी फैले हुए हैं। इसके बाद जब आप आ जाएंगे पश्चिमी इलाका पर, कहाँ पर, पश्चिमी इलाका पर, पश्चिमी इलाका पर आप पाएंगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, घास ही घास है, घास ही घास है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम हो रही है, और ये घास ही घास है। और यहाँ पर बहुत ही थोड़े थोड़े दूर पे कुछ हमें पेड़ दिखाई दे जाते हैं, जो कुछ इस तरह के होते हैं, जो आप देख पा रहे हैं फिगर में। तो इस तरीके से आपको समझ में आता है कि अगर हम पूर्व से कहाँ जाते हैं, पश्चिम की ओर, तो किस तरीके के वनस्पतियों में बदलाव देखने को मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके इंटरव्यू और प्रीलिम्स के लिए अत्यधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है। अब चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपको एक व्यू दिया गया है कि रेन फॉरेस्ट यानी कि वर्षावन कहाँ कहाँ पर है। ये देखिए दे रहा है नो ड्राई सीजन, तो ये आपके जो ब्लू कलर वाला ये एरिया और कुछ ये एरिया, ये कहाँ पर है, ये है लगभग लगभग आपका 0 डिग्री के आसपास। इसीलिए यहाँ पर वर्षावन क्या होते हैं, अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसी के बाद ट्रॉपिकल मानसून की बात करें तो इसमें आपका भारत आ जाता है, आपका अफ्रीका आ जाता है, और आपका कुछ दक्षिणी अमेरिका भी आ जाता है, और ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ पार्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पर मॉनसून के हिसाब से चीज़ें डिपेंड करती हैं।
प्रश्न उठता है सर मानसून क्या है? मानसून के बारे में परेशान मत होइए। भारत के मानसून पे जब हम पढ़ेंगे पूरा भारत की ज्योग्राफी यानी भारत की भौतिक ज्योग्राफी, तो वहां पर हम समझ जाएंगे। फिर सवाना क्षेत्र को इन्होंने इस तरीके से दिखाया है। सवाना आप ये देख लीजिए, ये था आपका रेन फॉरेस्ट, ये आपका हो गया सवाना, ये हो गया आपका सवाना। यानी कि अगर आप देखेंगे तो सवाना आपको जो ज्यादातर देखने को मिलता है ये अफ्रीका और एशिया, सॉरी, आपको दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिलता है। तो ये था आपका एक ओवरव्यू कॉन्सेप्ट। याद रहिए आप अभी पढ़ रहे हैं ओवरव्यू सिर्फ, इसकी डिटेल में जब हम चर्चा करते हैं तो अलग अलग विषयों पे आने पे, जैसा जब हम वर्षा वनों की बात करेंगे तो वहां पर सर इनके बारे में डिटेल में है। अब बात करते हैं बारिश पे, यानी कि वर्षा। वर्षा की बात करें तो वर्षा अलग अलग कारकों पर निर्भर करता है। उसमें से एक कारक आपका होता है ऋतु। कई बार ऋतु में परिवर्तित होने पर वर्षा अधिक होती है और वर्षा कम। जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गर्मी यानी कि ग्रीष्म ऋतु आती है तो वर्षा क्या होती है, ज्यादा होती है। ग्रीष्म ऋतु में नहीं, उसका एक पर्टिकुलर सीजन आता है। और इसी तरीके से कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर ठंडक आने पर यानी कि शीत आने पर जो वर्षा क्या होती है, यहाँ पर वर्षा कम हो जाती है और गर्मी आने पर वर्षा अधिक होती है। जैसे आप इसको सुनेंगे आपके नाम मन में एक ख्याल आएगा, वो क्या है, भारत। जी हाँ, भारत में गर्मियों में वर्षा अधिक होती है और ठंडियों में वर्षा कम होती है। तो इस तरीके से आप पाएंगे कि भारत में इसके वजह से अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। अब कौन कौन से वनस्पति पाए जाते हैं, एक ओवरव्यू इनका ले लेते हैं। जैसे आप देखेंगे आपका टाइडल फॉरेस्ट पाया जाएगा, जो कि आपका जहां जहां पे ज्वार भाटा आते हैं वहां पर पाया जाएगा। तो ये आप पहले बोलेंगे आपका पाया जाएगा ज्वारीय वनस्पति। अगला आपका होगा ज्वारीय वनस्पति के बाद ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमेशा क्या होता है, जो आपका पेड़ पौधे हैं हमेशा खिले रहते हैं, यानी वो जो वन है वो पूरा हमेशा हर टाइम खिला रहता है। इनको हम बोलते हैं वर्षा वन। इसी के बाद कुछ ऐसे वर्षा वन हैं जहां पर ये अपनी पत्तियां झाड़ते भी हैं, यानी कि इन्हें हम बोलेंगे पर्णपाती, या पर्णपाती नहीं, आप बोले इनको, हाँ पर्णपाती ही बोल लीजिए। इसके बाद आपका आता है कटीलेदार वृक्ष, जो आपको कहाँ मिलेगा, आपको राजस्थान साइड में मिल जाएगा। फिर आपका पांचवा और अंतिम आता है ये हिमालय वाला क्षेत्र, जहाँ पर हम समझते हैं कि यहाँ पर किस तरह का पाया जाता है, हिमालय का, सॉरी हिमालयन वेजिटेशन, यानी कि हिमालय वनस्पति। तो इस तरीके से भारत में आपको 5 प्रकार की चीजें देखने को मिल जाती हैं। किसकी वजह से हम समझते हैं, वो हमने किसकी वजह से समझा, इन अक्षांशों की मदद से। जब भारत का ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे, भारत का भौतिक भूगोल, वहां पर विस्तार से चर्चा करेंगे ज्वारीय वनस्पति क्या है, कहाँ पाई जाती है। यहाँ पर एक संदर्भ के लिए आपको चिपका दिया गया है। आज का आप होमवर्क नोटिस कर लेते हैं और एक प्रश्न और आपको देते हैं। आप ध्यान से देखिए इस फिगर को, आप इस फिगर को यहां ध्यान दीजिए, वेट, नहीं आप जो है यहीं पर ध्यान दीजिए क्योंकि उस तरह का फिगर नहीं है। ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपको 0 डिग्री दिख रहा होगा। एक ऐसा आप महाद्वीप बताइए, प्रश्न है, वेट करिए। आज आपका बहुत सिंपल है और आपको रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन में। एक ऐसा महाद्वीप बताइए, एक ऐसा महाद्वीप बताइए जो कर्क, मकर और विषुवत रेखा तीनों से होकर गुजरता है, तीनों से होकर गुजरता है। उम्मीद है आप इसका उत्तर का रिप्लाई जरूर, इस प्रश्न का जरूर रिप्लाई करेंगे। आज के क्लास में बस आपने इतना ही सीखा है। अगले क्लास में हम शीतोष्ण और शीत कटिबंध के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।